हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप अच्छे होंगे, घर के अंदर होंगे और सुरक्षित होंगे और मेरे द्वारा जो प्रोवाइड की जाने वाली ऑनलाइन वीडियो है उसका भरपूर आप आनंद ले रहे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर। साउंड चैप्टर चल रहा है, इसके आगे वाले टॉपिक। लेकिन इसके आगे वाले टॉपिक से पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एक ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में। तो एक ग्रेट साइंटिस्ट की एक प्यारी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं, उसकी बायोग्राफी के बारे में, ठीक है। फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो प्यारी सी स्टोरी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसने किसकी डिस्कवरी की थी बेटा, टेलीफोन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। अगर होपफुली आप ग्राहम बेल ना होता तो क्या हमारे पास आज टेलीफोन होते, क्या हम एक जगह से दूसरी जगह पे बात कर सकते थे। तो इस साइंटिस्ट की बहुत बड़ी देन है हमारे को। तो इनकी छोटी सी बायोग्राफी पढ़ते हैं, फिर हम आगे की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इनका पूरा नाम क्या था ग्राहम बेल का, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और इनका बोर्न हुआ था 3 मार्च 1847 को। अब इन्होंने अपनी जो स्कूली शिक्षा थी वो 14 ईयर के अंदर ही कंप्लीट कर ली थी। इनके जो फादर थे उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था बेटा साउंड के अंदर, मतलब वो म्यूजिकल लाइन से बहुत ज्यादा लगाव रखते थे, मतलब उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था म्यूजिक से। इसलिए उनके घर के अंदर काफी सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए थे, ठीक है, जैसे फ्लूट, पियानो, ये सब उनके घर के अंदर था। तो एक बार क्या हुआ, हमारे पास ग्राहम बेल अपने घर के अंदर थे, पियानो बजा रहे थे, ठीक है। पियानो बजाते बजाते क्या हुआ कि जब वो पियानो बजा रहे थे तो उस पियानो की साउंड की आवाज दूसरे कमरे से आ रही थी। अब दूसरे कमरे के अंदर क्या था, दूसरे कमरे के अंदर एक और पियानो पड़ा था जो उनके पिताजी का था। अब ग्राहम बेल अपने कमरे के अंदर पियानो बजा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो पियानो की आवाज है, जो साउंड है, दूसरे कमरे में जा रहा है और दूसरे कमरे के जो पियानो है उससे भी साउंड की आवाज निकल रही है। ऐसे कैसे हो सकता था, कैसे पॉसिबल हुआ ऐसा। तो इस चीज को जानने के लिए उन्होंने साउंड के ऊपर काफी सारा डिटेल स्टडी की। जब उन्होंने साउंड के ऊपर डिटेल स्टडी की तो उनको पता लगा कि हमारे पास जो साउंड आ रहा है एक पियानो से दूसरे पियानो में, तो वो एयर की वजह से आ रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया बेटा, अपने फ्रेंड, उनका एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था थॉमस वैक्सन, ठीक है, उनके साथ मिलके उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया कि जो क्या करेगा बेटा, एक जगह से दूसरी जगह पे साउंड को ट्रांसफर कर सकेगा, ठीक है। मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया उसके ऊपर। अब उन्होंने क्या किया, छोटी सी वायर ली, ठीक है, दो तीन चीजें और ली, जिसकी हेल्प से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना उसके ऊपर स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट में सफल हो गई। तो थॉमस वैक्सन एंड अलेक्जेंडर ग्राहम बेल दोनों उस एक्सपेरिमेंट में सफल हो गए और उन्होंने क्या बना दिया बेटा, एक टेलीफोन की डिस्कवरी कर दी, ठीक है। बाद में उन्होंने क्या किया बेटा, 1876 को उन्होंने पेटेंट कर लिया, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट उनका था तो उनको पेटेंट करना, अपने नाम करना जरूरी था, क्योंकि अगर अपने नाम नहीं करता तो कोई दूसरा उसके एक्सपेरिमेंट को चुरा सकता था। इसलिए पेटेंट करना, अपने नाम लगाना जरूरी होता है, ओके। तो उन्होंने अपने पेटेंट करवाया 1876 के अंदर, अपने नाम करवाया वो एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने टेलीफोन के ऊपर किया था। अब उन्होंने क्या किया, साइंस एग्जीबिशन होता है सिटी के अंदर, तो सिटी के अंदर साइंस एग्जीबिशन चल रहा था। उन्होंने सोचा कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है उसको सही जगह दिखाने का मौका कहाँ पे है, साइंस एग्जीबिशन में है। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं साइंस एग्जीबिशन में दिखा दूं लोगों को कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक जगह से दूसरी जगह पे बात कर सकता है, ठीक है, मतलब लोग वायर के थ्रू बात कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो साइंस एग्जीबिशन में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट लगा दिया। फिर क्या हुआ, उन्होंने लगा दिया कि इस वायर की हेल्प से, इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से वायर के थ्रू जो साउंड है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है। लोग जोर जोर से हंसने लग गए उनके ऊपर, ठीक है। अब लोग जब जोर जोर से हंसने लगे तो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने फ्रेंड थॉमस वैक्सन को बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे बोलूंगा, ठीक है, तुम वहां पे वायर को लेके जाओ और उस इंस्ट्रूमेंट को लेके जाओ दूसरी जगह पे। तो उन्होंने इधर से बोलना स्टार्ट किया और दूसरी तरफ उनका फ्रेंड वो बात सुन रहा था। फिर ऐसे करते करते लोग जो थे उनको सुनाया और लोगों को यकीन हो गया कि ऐसा भी कभी हो सकता है।
पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि सचमुच एक वायर के थ्रू साउंड ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ऐसा किसके कारण पॉसिबल हुआ? ग्राहम बेल के कारण पॉसिबल हुआ। उन्होंने बहुत सारी मेहनत की इसके ऊपर, तभी हमारे पास टेलीफोन बना। फिर उन्होंने क्या किया बेटा, उसके बाद उन्होंने एक बेल टेलीफोन कंपनी बनाई, ठीक है, बेल टेलीफोन कंपनी बनाई जिसके अंदर उन्होंने टेलीफोन बनाना स्टार्ट कर दिया, वायर वाले टेलीफोन, ठीक है, आज वाले टेलीफोन नहीं, वायर वाले टेलीफोन उन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए। अब उसके बाद उन्होंने क्या लिखा बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 1878 के अंदर उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा कि आज के बाद 50 साल 60 साल के बाद या 100 साल के बाद लोग वायर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे बात कर सकेंगे। तो ऐसा ही हुआ, टेलीफोन आए वायर वाले और हम एक जगह से दूसरी जगह पे बात वायर के थ्रू करने लग गए, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी बताया बेटा कि वाइब्रेशन की हेल्प से कैसे एक बहरा पर्सन किसी की बात को सुन सकता है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया वाइब्रेशन के ऊपर भी, ठीक है, एक अच्छा एक्सपेरिमेंट था ये वाइब्रेशन के ऊपर, जिसकी हेल्प से क्या कर सकता है, एक बहरा आदमी भी किसी की बात को अच्छे से सुन सकता है। तो वाइब्रेशन एक्सपेरिमेंट क्या था हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत लंबा एक्सपेरिमेंट है, ओके। उसके बाद क्या हुआ बेटा, 2 अगस्त 1922 को इनका क्या हो गया बेटा, डेथ हो गया। अब देखो इनके ओनर में, वो जो सिटी थी अमेरिका के अंदर, इनके ओनर में 1 मिनट के लिए टेलीफोन की लाइनों को बंद कर दिया गया। देखो जब इनका 1922 के अंदर इनका डेथ हुआ, उस टाइम इनकी रिस्पेक्ट में 1 मिनट के लिए सभी जो टेलीफोन कॉल थे उस सिटी के, उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। तो ये ग्राहम बेल के बारे में था, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इनकी, ठीक है, जो हमने आज डिस्कस किए हैं। ऐसे ही आप मेहनत कीजिए, बार बार आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन आप जरूर कामयाब होगे, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं साउंड की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड, क्योंकि हम टॉपिक कौन सा चल रहा था बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड। तो उसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सी है, एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। आज की जो हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की, वो क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, छोटी क्लासों के अंदर आपने पढ़ा होगा एम्पलीट्यूड के बारे में, साउंड वाले चैप्टर के अंदर, तो वही सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के अंदर सबसे पहला टॉपिक है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि एम्पलीट्यूड हमारा क्या होता है। एम्पलीट्यूड देखो, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑन वन साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज ए एम्पलीट्यूड। मतलब हमारे पास क्या हो रही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कोई वाइब्रेटिंग पार्टिकल करे एक ही साइड से, ठीक है, पार्टिकल वाइब्रेट करे हमारे पास, दैट इज नोन एज ए एम्पलीट्यूड। कैसे, मान लो कि हमारे पास, सपोज कर लो, मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल जो है हमारे पास वो वाइब्रेट करते हैं कभी अप एंड डाउन, ठीक है, पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करते हैं कभी अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं, कभी क्या करते हैं, ऐसे भी वाइब्रेट करते रहते हैं, दोनों पोजीशन में वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं किसका, ट्रांसवर्स वेव का या साउंड वेव का ले लो। तो साउंड वेव के अंदर क्या होता है आपको पता होगा, जैसे स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं, लाइट का नहीं लेते, तो साउंड वाला चैप्टर चल रहा है तो स्प्रिंग का एग्जांपल लेता हूं। ये हमारे पास स्प्रिंग है, जब मैं स्प्रिंग को क्या करूंगा बेटा, आपको पता है स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस करूंगा, ये हमारे पास क्या है, वॉल है। तो स्प्रिंग को जब मैं ऐसे कंप्रेस करूंगा तो स्प्रिंग के अंदर क्या होगा आपको पता है, जो ऐसे कंप्रेस कर दिया तो मैंने उसको छोड़ दिया, तो वो कैसे करेगा, ऐसे आगे पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा। एक बार कंप्रेशन हो रहा है, फिर रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, मतलब उसके अंदर पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इस और वाइब्रेट कर रहे हैं, और जो हमारे पास वेव का मोशन है वो भी क्या है, इस तरफ है, और इस तरह की वेव को क्या बोलते थे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये पता है आपको, ओके। अब देखो जब मैंने उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करके छोड़ा तो उसने ऐसे ऐसे करने लग गया, तो मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे। तो जब पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है यहाँ पे, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही है या नहीं हो रही, पार्टिकल के अंदर
पार्टिकल के अंदर जो वाइब्रेशन है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो इसी डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। जितनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही है वाइब्रेटिंग पार्टिकल की एक ही साइड से आगे पीछे, दैट इज नोन एज ए एम्पलीट्यूड। तो यहां पे क्या हो रहा है? पार्टिकल की वाइब्रेशन हो रही है, पार्टिकल के अंदर जितनी भी वाइब्रेशन हो रही है एक डिस्टेंस से, मतलब ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, मान लो कि ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, एम्पलीट्यूड को डिनोट किससे करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ओके, एम्पलीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं बेटा? ए से डिनोट करते हैं। और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। ये आपने याद रख लेना है। ओके, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास किसकी? एम्पलीट्यूड की। नेक्स्ट देखो लाउडनेस के बारे में, बिल्कुल प्यारा सा टॉपिक है लाउडनेस। इसके बारे में आपने सुन रखा होगा। पिंच के बारे में मैंने आपको बता दिया है, पिंच क्या होती है। अब लाउडनेस के बारे में सुनो कि लाउडनेस हमारे पास क्या होता है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। लाउडनेस जो है हमारे पास वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। सुन लो ध्यान से, जो हमारे पास लाउडनेस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे? एम्पलीट्यूड के अंदर कैसे डिपेंड करेगी? मान लो कि मैं किसी ड्रम को हल्के से बीट कर रहा हूं, तो उसके अंदर किस तरह का साउंड प्रोड्यूस होगा? सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। ऐसा ही होता है ना, मैं ड्रम को हल्के से बीट कर रहा हूं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है? सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। फिर मैं ड्रम को जोर जोर से पीटने लग गया तो उसमें क्या होगा? अब लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो पहले क्या था, जब मैं धीरे धीरे क्या कर रहा था, उसको बीट कर रहा था ड्रम को, तो उसके अंदर मेरी एनर्जी इतनी नहीं लगी थी, मेरी जो एनर्जी कंज्यूम हो रही थी उसके ऊपर इतनी नहीं हो रही थी, और वो जो एनर्जी थी मेरे द्वारा दी गई वो किसकी फॉर्म में चेंज होगी? साउंड की फॉर्म में चेंज हो गई, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। मतलब ईयर उसकी सेंसेशन कर रहा है। मैं ड्रम को बीट कर रहा हूं, फिर मैं ड्रम की जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो मेरे कानों में जा रहा है। ठीक है, तो वो सॉफ्ट भी हो सकता है और वो लाउड भी हो सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हम उसको बीट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? जो लाउडनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे? कि अगर मैंने उसको बहुत हल्के से ड्रम को बीट किया तो उसके अंदर सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर जोर से बीट करने लग गया तो उसके अंदर क्या होगा? लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, अब सॉफ्ट साउंड और लाउड साउंड की हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? देखो यहाँ पे सॉफ्ट साउंड का ग्राफ कैसा बनता है? बिल्कुल ऐसा, क्योंकि मैं उसको ऐसे बीट कर रहा हूं तो उसके अंदर जो ग्राफ बनेगा वेव का वो बिल्कुल छोटा बनेगा। जब मैं ड्रम को और तेजी से बीट कर रहा हूं, ठीक है, तो उसके अंदर ग्राफ क्या बनेगा? ऐसा बनेगा ना, ऐसे ही बनता है ना। तो ये लाउड साउंड का ग्राफ है और ये सॉफ्ट साउंड का क्या है हमारे पास बेटा? ग्राफ है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास लाउडनेस के बारे में। लाउडनेस के बारे में आपने एक चीज ये ध्यान रखनी है कि लाउडनेस जो है हमारे पास उसको किसी भी वे में मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी ईयर के द्वारा सेंसेशन, जो हम ईयर के द्वारा सुनते हैं, वो सेंसेशन को क्या बोलते हैं बेटा? लाउडनेस बोलते हैं। जैसे कहीं से सॉफ्ट साउंड आ रहा है तो हमें सॉफ्ट साउंड सुनाई देगा, ठीक है, कहीं से लाउड साउंड आ रहा है तो हमें लाउड साउंड सुनाई देगा। तो वो लाउडनेस जो है वो मेनली डिपेंड करती है किसके ऊपर? एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब कितना साउंड एनर्जी हमारे पास उस सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट एक और प्यारी सी हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका नाम है क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है? अब क्वालिटी भी जरूरी है। मान लो कि कोई साउंड है, कोई सोर्स है, वो बैड क्वालिटी का है तो वो क्या करेगा? बैड क्वालिटी का साउंड प्रोड्यूस करेगा। कोई अच्छी क्वालिटी का सोर्स है तो वो क्या करेगा? अच्छे तरह की साउंड क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। ये डिपेंड करता है या नहीं करता? मान लो कि आप म्यूजिक सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन म्यूजिक के अंदर क्या है हमारे पास? आपको पता है म्यूजिक आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसकी क्वालिटी क्या होती है? हाई क्वालिटी होती है, तो आपको इसलिए आपको अच्छा लगता है सुनने में। ओके, तो क्वालिटी पे डिपेंड होता है हमारे पास। साउंड जो भी है वो क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो आपको प्लीजेंट सा साउंड सुनाई देता है, अच्छा लगता है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो आपको अनप्लीजेंट सा साउंड लगता है। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास, उसके बाद क्या होता है हमारे पास?
एक और चीजें होती हैं, 2-3 टर्म हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। एक होता है टोन टर्म और एक होती है नोट टर्म। टोन टर्म और नोट टर्म क्या होती हैं, बेसिकली इसको याद रखना है। टोन टर्म क्या होती हैं, मान लो कि मैंने कुछ बोला, उस बोलने की वजह से मेरी सिंगल फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। मान लो कि जब मैंने कुछ बोला है तो उसमें से सिंगल फ्रिक्वेंसी क्या हुई, प्रोड्यूस हुई, तो उस सिंगल फ्रिक्वेंसी वाले को क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला क्या, तो उसकी हेल्प से क्या हुआ, सिंगल फ्रिक्वेंसी क्या हुई, प्रोड्यूस हुई, तो उसको बोलते हैं टोन। नोट क्या होता है, नोट में क्या होता है, जब हम किसी चीज का साउंड किसी मतलब सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, इकट्ठा प्रोड्यूस हो रहा है, काफी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, सेवरल फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, बार बार फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा बेटा, नोट होगा। तो ध्यान रख लेना, टोन के अंदर सिंगल फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, नोट के अंदर क्या होगी, बहुत सारी फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होती रहेंगी, ओके। इसके अंदर सिंगल और इसके अंदर बहुत सारी फ्रिक्वेंसी, ये याद रखना है बस टोन और नोट के बारे में। उसके बाद देखो हमारे पास प्लीजेंट साउंड और अनप्लीजेंट साउंड। आपको पता होगा प्लीजेंट साउंड क्या होता है, हमारे को रिच क्वालिटी का साउंड जो हमारे को सुनने में अच्छा लगता है, दैट इज कॉल्ड प्लीजेंट साउंड। जैसे म्यूजिक, मेलोडी, ठीक है, उसका साउंड आपको अच्छा लगता है सुनने में, ओके। और अनप्लीजेंट साउंड क्या होता है हमारे पास बेटा, जैसे नॉइज, नॉइज वाला जो साउंड होता है वो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता, दैट इज कॉल्ड अनप्लीजेंट साउंड, ओके। नेक्स्ट हमारे पास बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की जो स्पीड है वो क्या है, देखो यहाँ पे साउंड की स्पीड कैसे निकालेंगे, तो इसका एक हमारे पास क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए वेव पार्टिकल लाइक कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन, ठीक है। मतलब हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी एक साउंड वेव के द्वारा या एक वेव पार्टिकल के द्वारा, कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन की फॉर्म में होती है, आपको पता ही है, इन ए 1 सेकेंड, इट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड। और ये हमारे पास क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, ये फिगर है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, कंप्रेशन, और यहां पे क्या होता है, रेयरफ्रैक्शन, ठीक है। कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है एक साउंड वेव के द्वारा, ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है बेटा साउंड वेव के द्वारा एक सेकंड के अंदर, ठीक है, एक ही सेकंड के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन, जितनी मतलब उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है हमारे पास एक सेकंड के अंदर, वो हमारे पास क्या होगा बेटा, स्पीड ऑफ क्या होगी, साउंड होगी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड को निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और यहाँ पे डिस्टेंस जो होती है याद रख लेना, कौन सी डिस्टेंस होगी, वेवलेंथ वाली, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो क्या है, हमने पता है कि जैसे मान लो कि सी से सी मेजर करते हैं, डिस्टेंस किससे हेल्प से करते हैं, लैम्बडा की हेल्प से, ठीक है। तो हमारे पास जो भी डिस्टेंस उसने कवर की है एक सेकंड के अंदर, तो वो डिस्टेंस किस में आएगी, लैम्बडा में आएगी, ठीक है, अपॉन में जितना उसको टाइम लगा, टाइम टी से डिनोट होता है। तो हमारे पास यहाँ पे स्पीड, देखो स्पीड को हमने कहाँ से लिखा, स्मॉल v से लिख दिया, इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन में टी। लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है, टी क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे आपको पता है हमारे पास, अगर यहाँ पे एक और, ये तो एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला बनाना है, तो दूसरा फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है फ्रिक्वेंसी किसकी इक्वल होती है, ये फ्रिक्वेंसी होता है, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल 1 अपॉन में टी, टी मीन्स टाइम पीरियड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है 1 अपॉन में टी, 1 अपॉन में टी की जगह हम क्या लगा देंगे यहाँ पे बेटा, फ्रिक्वेंसी लगा देंगे। तो 1 बाय टी, इसको 1 बाय टी भी लिख सकते हैं, तो 1 बाय टी की जगह क्या लगा देंगे यहाँ पे, लैम्बडा तो सेम रहेगा, और उसकी जगह हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, फ्रिक्वेंसी डिनोट कर दी। तो यहाँ पे v इज इक्वल लैम्बडा न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, v इज इक्वल लैम्बडा न्यू। तो v क्या है, स्पीड है, ये किसकी इक्वल होती है, वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी के इक्वल। एक तो ये फॉर्मूला हो गया जो हमने अभी फाइंड किया है। ये फॉर्मूला कौन सा है, ये अभी मैंने आपको बताया, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ओके। तो ये दो फॉर्मूले आपने याद रख लेने हैं, क्योंकि इसी के बेस पे हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे आगे, ओके। जो स्पीड ऑफ साउंड वाला हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी डन किया था बेटा, उसी के बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको समझिए क्या है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सबसे पहले ये रीड करते हैं, ए साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज, ठीक है।
कोई साउंड वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है बेटा 2 किलो हर्ट्ज है, ठीक है, एंड वेवलेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, मतलब वो कितने समय तक हमारे पास ट्रेवल करेगा, ठीक है, मतलब हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर तक उसको ट्रेवल करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा वो हमने यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी, तो आपको फ्रिक्वेंसी का क्या होता है ये वाला साइन, फ्रिक्वेंसी कितनी है 2 किलो हर्ट्ज है। किलो हर्ट्ज को अगर हम किस में चेंज करें, हर्ट्ज के अंदर चेंज किए तो साथ में क्या लगाएंगे 1000। अब ये किस में चेंज हो चुका है बेटा, हर्ट्ज के अंदर चेंज कर दिया, किलो हर्ट्ज था हर्ट्ज के अंदर चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ किससे डिनोट करते हैं लैम्बडा से, 35 सेंटीमीटर है। 35 सेंटीमीटर को मैंने चेंज करना है बेटा किसके अंदर, मीटर के अंदर, तो कितना आएगा 0.35 मीटर, पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब देखो न्यू भी पता है लैम्बडा भी पता है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है न्यू इनटू में लैम्बडा, ये मैंने पीछे करवाया था अभी, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला, तो फ्रिक्वेंसी कितना दे रखा है 2000 इनटू में 0.35, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसको पॉइंट्स हटा दो, तो ये देखो ये 35 पॉइंट्स हटा दिए तो नीचे क्या लग गया 100 में से 100 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 35, ये कितना आ गया 700 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो स्पीड है साउंड की वो इतनी आ चुकी है। अब हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, कितने देर तक हमारे पास डिस्टेंस नहीं सॉरी हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मोशन चैप्टर के अंदर हमने किया था, इस चैप्टर के अंदर लैम्बडा से डिनोट किया है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हमने इससे डिनोट किया है लैम्बडा अपॉन में टी और ये वी, ठीक है। लेकिन पुराने चैप्टर के अंदर देखा जाए मोशन के अंदर तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन में, यही था ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए इसमें। यहां से टी निकालिए तो टी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टी निकालेंगे तो टी क्या से निकलेगा, टी यहां से निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वी नीचे चला जाएगा, यहां से टी हमने निकाल लिया तो यहां से टी फाइंड आउट कर लिया। अब टी का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन में वी। डी हमारे पास है कितना 1.5 किलोमीटर है, तो डी हमारे पास कितना है बेटा 1.5 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ 1000 मल्टीप्लाई में लगा देंगे, ओके। अपॉन में हमारे पास है कितना, स्पीड कितनी दे रखी है, ये देखो 700 मीटर दे रखी है, जो भी है, ओके, इतनी दे रखी है। अब देखो 1.5 पॉइंट हटाएंगे तो क्या लगेगा, एक 10 नीचे और लग जाएगा, ये कैंसल, ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, तो ये कितना आ गया 15 अपॉन में ये। अब इसको इससे डिवाइड करो तो कितना आएगा 2.1 सेकंड, क्या आएगा हमारे पास आंसर आएगा। तो इतना टाइम लगेगा हमारे पास उसको इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है किलो 1000 के अंदर, इसको हर्ट्ज के अंदर चेंज किया, ठीक है। लैम्बडा दे रखा है सेंटीमीटर के अंदर, मीटर के अंदर चेंज किया, स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया जो हमने पीछे अभी पढ़ा था। अब यहाँ से इसकी वैल्यू ये आ गई। फिर हमें पता है स्पीड का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है मोशन वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे तो डी अपॉन में वी, तो डी का वैल्यू भर देंगे, इनटू में 1000 क्यों लगाया है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है इसलिए 1000 लगा दिया, अपॉन में 700 इनटू में ये लगा दिया, तो ये आंसर आ गया इसका, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की। आप कह रहे हो कि सर आप तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़ा रहे हो, इतनी कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये लास्ट वाली है, ओके। तो ये छोटी सी प्यारी सी कैरेक्टरिस्टिक्स है लास्ट वाली, बस यही है, इसके बाद कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएगी, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ओके। तो इसके ऊपर फोकस कर लो। तो इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी क्या होती है, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की। अब इसकी डेफिनेशन देखो बहुत ही प्यारी सी है, साउंड एनर्जी प्रोपेगेटिंग इन 1 सेकंड थ्रू ए यूनिट एरिया। मतलब साउंड एनर्जी जो हो रही है
जो हमारे पास किसी सोर्स से साउंड एनर्जी रिलीज हो रही है वो प्रोपेगेट करे। प्रोपेगेट मींस एक प्लेस से दूसरी जगह पे मूव करे, किसके अंदर, इन 1 सेकेंड थ्रू ए यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है बेटा, साउंड एनर्जी प्रोपेगेट हो रही है 1 सेकेंड के अंदर एक यूनिट एरिया के अंदर, दैट इज नोन एज ए इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। देखो जैसे मान लो कि मैं क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो क्लासरूम का कुछ ना कुछ एरिया है या नहीं है, तो मेरे मुंह से क्या हो रहा है, मेरा मुंह माउथ क्या है, सोरस है किसका, साउंड का, मेरे माउथ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो मेरे माउथ से साउंड प्रोड्यूस होकर इस कमरे के अंदर फैल रहा है, ये कमरा कुछ ना कुछ एरिया कवर कर रहा है, तो 1 सेकेंड के अंदर मेरा जो साउंड एनर्जी कितनी प्रोपेगेट हुई एक जगह से दूसरी जगह पे, दैट इज नोन एज ए इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसको डेसिबल के अंदर डिनोट करते हैं, क्योंकि आपको पता है साउंड जो मेजरमेंट होता है वो डेसिबल के अंदर होता है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो डेसिबल के अंदर ही मेजरमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट देखो मेनली जो हमारे पास इंटेंसिटी है साउंड की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, साउंड की एनर्जी के ऊपर, मतलब हमारे पास जो साउंड रिलीज हो रहा है किसी सोर्स से वो कितनी फॉर्म में हो रहा है, मतलब कितना ज्यादा हो रहा है, ठीक है, उसकी उतनी ही क्या होगी बेटा, इंटेंसिटी होगी। अगर साउंड एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो ये था हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटा स्पीड ऑफ ए साउंड इन डिफरेंट मीडियम। मैंने आपको बताया था कि जो साउंड हमारे पास ट्रेवल करता है वो सॉलिड के अंदर भी करता है, लिक्विड के अंदर भी करता है और गैस के अंदर भी करता है। सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर ट्रेवल करता है, उससे कम लिक्विड के अंदर और उससे कम गैस के अंदर ट्रेवल करता है। अब स्पीड जो है साउंड की वो डिफरेंट मीडियम के अंदर कैसे होगी वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि आपको पता है हमारे पास जो स्पीड है साउंड की वो डिफरेंट मीडियम के अंदर डिफरेंट होती है। एक ये तो हो गया, लेकिन हमारे पास जो स्पीड है साउंड की वो टेम्परेचर बढ़ने या कम होने से भी हमारे पास उसके अंदर चेंजेस आती हैं। कैसे, मान लो कि हमारे पास जैसे एयर का टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, एयर का टेम्परेचर राइज अप हो गया, इंक्रीज हो गया, तो वहां पे स्पीड जो है साउंड की वो बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो स्पीड जो साउंड की वो कम भी हो गई। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड जो है साउंड की ज्यादा होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड है साउंड की कम होगी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कि जो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे एयर के अंदर हमारे पास जो स्पीड होती है किसकी, साउंड की, वो 331 मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, ये आपको पता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 330 लगा लो या 331 लगा दो, एक ही बात है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास इतनी स्पीड होती है। अब मैंने आपको क्या कहा कि मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस से अब टेम्परेचर हमारा हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से हमारा टेम्परेचर हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो स्पीड है साउंड की वो कितनी होगी, 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी हर बार जितने डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे। तो 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, 330.61 ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो 061, फिर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए तो 061, जोड़ दो इनको आपस में, जितनी वैल्यू आएगी वो 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर ऐड कर देनी है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे 6161 है तो यहाँ पे क्या होगा, 061 तो 2 और यहाँ पे क्या आ गया 1, तो कितना आ गया बेटा 112। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 330 के अंदर क्या जोड़ेंगे, 122 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 331.22 मीटर पर सेकेंड। तो देखो हर बार क्या हो रहा है, पर सेंटीग्रेड, जैसे 0 डिग्री था तो 330 थी, 1 डिग्री सेल्सियस हुआ तो 330.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई, 2 डिग्री सेल्सियस हुआ तो 330 में 1.22 बढ़ा दिया। ठीक है, 2 ऐड कर दिए, क्योंकि हर बार 0 डिग्री सेल्सियस, हर बार डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर जैसे जैसे डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो 0.61 जो वैल्यू है पर सेंटीग्रेड बढ़ा देनी है, उतना ऐड कर देना है। तो इतना ऐड कर दिया, फिर आगे अगर 3 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो कितना ऐड करेंगे, 330 में 0.61 और 0.61 ऐड कर देंगे। ठीक है, जो आएगी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। तो आपको इतना तो पता लग गया कि हमारे पास जो स्पीड है साउंड की टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, और जो स्पीड है साउंड की डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के अंदर कैसे होती है। रिमेंबर नहीं करना इस टेबल को, सिर्फ आपने देखना है इसको। ओके, रिमेंबर नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है इसको रिमेंबर करने की। सॉलिड, देखो सबसे पहले सॉलिड की बात करें। सॉलिड के अंदर क्या है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के अंदर जो स्पीड है साउंड की मीटर पर सेकंड में देखनी है तो कितनी होती है, 6420 मीटर पर सेकंड। निकल के अंदर 6040 मीटर पर सेकंड होती है। स्टील के अंदर इतनी होती है। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर जैसे वाटर जो सी वाला है उसके अंदर अलग स्पीड होगी, वाटर जो डिस्टिल्ड होता है, प्योर वाटर होता है, उसके अंदर स्पीड जो है साउंड की अलग होगी। ओके, नेक्स्ट देखो गैस के अंदर क्या होती है, जैसे गैस है एयर, तो एयर के अंदर स्पीड क्या होगी, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे थी इतनी, ये नॉर्मल टेम्परेचर है तो कितनी होगी, 346 होगी। ऑक्सीजन की हमारे पास देखो तो 316 होगी। तो ये था हमारे पास बताया इसके अंदर की जो स्पीड है साउंड की डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के अंदर कैसी होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।